पाकिस्तान से भी नीचे हम हैं हंगर में। और बताओ, आपका नेपाल छोड़ दो, नेपाल बहुत समृद्ध देश है ना, उससे तो नीचे रहेंगे ही। हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, श्रीलंका से भी नीचे है। वो हंगर रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे हैं सर। आपकी सरकार नहीं सर, हंगर इंडेक्स को छोड़ दीजिए। हंगर इंडेक्स के नाम लिए पूरी दुनिया मानती है, आप नहीं मानते। आप ना तो IMF का मानेंगे, ना वर्ल्ड बैंक का मांगेंगे, ना हंगर इंडेक्स मानेंगे, ना आप अपने वित्त मंत्री को भी नहीं मानेंगे, निर्मला सीतारमण को। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारे देश में इतनी किसान की आय कम हो गई है कि हम 33 रुपए से 27 रुपए तक पहुंच गए हैं। कांग्रेसियों ने क्या किया? सार्वजनिक संस्थान बनाकर समावेश लाने का काम किया। किसके बीच में? आम लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, उद्योगपतियों और आम जनता के बीच में। जिससे क्या हुआ पता है आपको? जो गरीब तबके के जो लोग थे, जो निचले स्तर के लोग थे, उन्होंने उठना स्टार्ट कर दिया। और जब वो उठना स्टार्ट कर दिया ना, तब कलम और किताब और मुद्दे की बात होने स्टार्ट हो गई। और जब मुद्दे की बात स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने एक दूसरे पेटी से एक रंग निकाला। वो रंग निकाला धर्म और धार्मिक उन्माद का। क्योंकि इसके नाम से कलम और किताब कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा और तलवार आगे आ जाएगा। और तलवार की राजनीति का इतिहास है कि आज तमाम जो धार्मिक उन्माद के नाम पर देश बनाए, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे अरब कंट्री ले लो, चाहे कोई भी देश, यहाँ तक कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस नेपाल की सरकार ने क्या कहा? हमने तो हिंदू राष्ट्र को ठुकरा के फेंका है, हमें हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है, क्योंकि देश वसुधैव कुटुंबों के नाते से ही चलेगा। और वसुधैव कुटुंबों के नाते से आपको पता है, आज नेपाल जब से वहाँ लोकतंत्र जब से स्थापित हुआ, तब से देख लो नेपाल की स्थिति क्या है। आज नेपाल हमसे भी आगे भूखमरी में निकल गया। मतलब कहने का मतलब उनकी स्थिति सुधर गई है, कहने का मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सुधर गई है। हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो? लो, हंगर इंडेक्स भाई साहब अमेरिका में बनता है। वो जब ये श्रीलंका का डिफॉल्टर में चला गया था, इंडिया ने उसको निकाला था इकोनॉमी से भी, और अनाज सर जो सामान उससे भी नीचे दिखाते हैं। हंगर वाले उससे भी नीचे इंडिया की भूखमरी दिखा रहे हैं। अब पाकिस्तान से नीचे है, सुन लो, अरे सुन तो लो, पाकिस्तान से भी नीचे हम हैं हंगर में। और बताओ, आपका नेपाल छोड़ दो, नेपाल बहुत समृद्ध देश है ना, उससे तो नीचे रहेंगे ही। हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, श्रीलंका से भी नीचे है। वो हंगर रिपोर्ट है। कोई दिखाता है 103, किसी कोई आके 154 बताता है। जब 74 देश थे तो 94 नंबर पे था। जब 190 देश हो गए तो 103 पे आ गया। 190 देश ऐड हो गए, 190 ऐड हो गए। हंगर गूगल कर लो। अब इन्होंने तमाम देशों का काउंट करवा दिया कि हमारा पाकिस्तान से भी नीचे हो गया। हम नहीं कह रहे हैं सर, आपकी सरकार नहीं सर, हंगर इंडेक्स को छोड़ दीजिए। हंगर इंडेक्स के नाम लिए पूरी दुनिया मानती है, आप नहीं मानते। आप ना तो IMF का मानेंगे, ना वर्ल्ड बैंक का मांगेंगे, ना हंगर इंडेक्स मानेंगे, ना आप अपने वित्त मंत्री को भी नहीं मानेंगे, निर्मला सीतारमण को। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारे देश में इतनी किसान की आय कम हो गई है कि हम 33 रुपए से 27 रुपए तक पहुंच गए हैं। उनको भी ये नहीं मानेंगे। और प्रोडक्शन है 3 गुना बढ़ गई। पहले लोग, मेरे पास 4 एकड़ खेत था, मेरा परिवार 5 लोगों का था। घर का अनाज पूरे साल का करके 10,000 का अनाज बेचते थे। आज मेरे बंटवारा हो गया, आज मेरे पास 1.5 एकड़ भी नहीं है, 1 एकड़ है। आज 3 गुना ज्यादा अनाज हो रहा है और बेच भी रहे हैं। समझ रहे हो? और बताओ क्या स्थिति सुधरनी होगी? क्या गरीबी है कि नहीं? आप मानते हैं कि देश में गरीबी? गरीबी जो है कि जिस स्तर की ये बता रहे हैं ना, लग्जरी सुविधाएं लोगों ने बढ़ा ली, खर्चा 3 गुना हो गया सबका, हर घर के मेंबर का। तो लग्जरी जब सुविधाएं बढ़ाओगे, कोई गरीबी नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई मर नहीं रहा भूख से। पहले ये होता था कुपोषण के शिकार होते थे ना, भूल गए वो टाइम जो कुपोषण से मर जाते थे लोग। मैडम जी इनका जवाब दो। इन्होंने कोई भूखा नहीं सो रहा है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपकी सरकार कह रहे हैं ना, मैं 5 किलो राशन देकर पाल रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। दूसरी बात, और इन्होंने कहा किसान फल फूल रहे हैं, तो ये बताए किसानों को सरकार के सामने आना क्यों पड़ता है? अपनी जिंदगी को लेकर, अपने अर्थव्यवस्था को लेकर, अपनी किसानी जो मजदूरी है उनको लेकर, और तमाम कमेरा समाज को सड़क पर आना क्यों पड़ता है? MSP को लेकर ये पूरे मुखर क्यों नहीं होते हैं? ये तमाम लेकर जो बात करें, उनकी जमीन को बेचने का काम करेंगे। आज ये बात करते हैं, ये हसदेव जंगल पे नहीं बात जाएंगे, आदिवासियों पे नहीं जाएंगे, ये कमेरा समाज पे नहीं जाए। आज कमेरा समाज भटकने को तैयार है कि हमारी जो स्थिति है, जो हमारी जो आय होनी चाहिए, आय दोगुनी की बात की गई थी ना, आय दोगुनी की बात की थी, पर जो आय दोगुनी हो गई है, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। मैं प्रबंधन तो आपकी सरकार ने बताया 27 रुपए पर दिन कमा रहा है किसान। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वित्त मंत्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप डिसाइड करो। ये बताइए, अगर गरीबी नहीं है तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों मिल रहा है? मैं बताऊं, कोरोना के टाइम जब लोगों की सैलरियां आधी हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने देखा कि सब घर बैठ गए, अब इनकम तो सबकी बंद है और सारी इकोनॉमी ठप हो गई थी।
तब उन्होंने 2 बार राशन देना शुरू किया था महीने में, और लोगों ने क्या करा, वो खूब उस पे, उसके बाद एक बार कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केजरीवाल ने बंद कर दिया। अभी भी लोगों को सुधारने में थोड़ा सा कवर करने में टाइम लगेगा, अभी दे रही है तो आपको नहीं चाहिए। सरकार बदलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक देश का सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, सवाल ये है सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ईवीएम का पैटर्न था, ठीक है, अब ईवीएम में 2014 की मैं बात करूं तो इलेक्शन होता था तो हम जैसे उसके ऊपर दबाते थे बटन, तो उसमें बैलेट पेपर निकल के आता था कि मेरा उसमें चुनाव चिन्ह का निशान भी आता था कि मैंने वोट किसको दिया है। 2019 के इलेक्शन में आपने कहीं पे देखा वो स्लिप निकलती हुई? बंद कर दिया, बटन दबाया, टू किया, मेरा वोट मुझे नहीं पता किसको गया। सवाल ये है, ठीक है, ये सिस्टम कब चेंज होगा? चलो इस ईवीएम को भी गोली मारो, कांग्रेस लेके आई थी, चैप्टर क्लोज करो। आज के टाइम पे सबके हाथ में मोबाइल फोन है ना फोन। जब मेरे देश का बैंकिंग सिस्टम सिक्योर्ड है, आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कर दो, ठीक है, हर देश के अंदर एक ऐप बना दो, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐप बना दो ताकि सॉफ्टवेयर पे लोड ना पड़े, सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो, ऑनलाइन वोटिंग करवाओ, सारा खर्चा ही खत्म, प्रचार का खर्चा खत्म, प्रचार करवा रहे हैं। अब बात आती है एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। अब एक वहाँ पे फालतू का खर्चा कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ जाता है, क्या नाम है, लोक विधानसभा का, जाके वहाँ पे प्रचार मोदी को भी करके आना पड़ता है, क्योंकि जब मोदी प्रचार नहीं करके आएंगे या राहुल गांधी उसकी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करके आएगा तो सीट नहीं आएंगी। अब जो असेंबली के अंदर काम होता है वो ठप हो गया चुनाव। तो क्या लग रहा है कि भाजपा ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से आ रही है बार बार सत्ता में, कि अपने खुद के गारंटी की वजह से? देखो, गारंटी ये भी अच्छा मुद्दा है, गारंटी का भी पता चल जाएगा और वैसे आ रही उसका भी पता चल जाएगा। जो स्लिप निकलती थी ना बैलेट पेपर पे, दोबारा उस पर इलेक्शन करा था, दूध का दूध पानी का पानी, खत्म पानी। अच्छा, सीधी सी बात है। क्या लगता है आपको ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं? हम ये नहीं कहते गड़बड़ी है, मैडम, मेरा कहने का मतलब ये, मुझे पता मैं भी मानता था कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, पर राजस्थान में जो एक अभी चुनाव हुआ था एक सीट के लिए, तो उसमें मैडम जो महामंत्री की शपथ ले चुके थे वो हार गए, क्योंकि तीसरे दिन ही आ गया इलेक्शन का। तो मुझे लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है। एक मिनट भाई साहब, ईवीएम में गड़बड़ है, पर्ची मिलनी चाहिए आदमी को अपना, मेरे को वोट पता होना चाहिए कि मैंने किसे दिया है। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि एक विधान एक चुनाव, मैं तो कहता हूँ भाई साल में 2 बार चुनाव होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। अरे होने चाहिए। अरे भाई साहब 5 साल में एक बार ही नजर आएंगे, चुनाव होंगे तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। एक मिनट, तुम भीख मांगो, तुमसे भीख मांगेंगे। ऐसे तो सबसे बढ़िया डिक्टेटरशिप है, दुबई के अंदर डिक्टेटरशिप है, दुबई के अंदर डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे एक का राज, सुनिए, एक का राज चलता है, वो अपनी प्रजा के लिए चाहे गलत फैसले करेगा चाहे सही करेगा, ठीक है, कर तो रहा है। दुबई में डिक्टेटरशिप है, चाइना के अंदर भी थोड़ा थोड़ा एक को घोषित कर दिया परमानेंट। वहाँ पे खरीद पोस्ट नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता वहाँ पे वो खरीद लिया, फलाना खरीद लिया, दिकड़ा खरीद लिया। क्या लग रहा है 2024 में वापस से ईवीएम से ही होने वाला है कि बैलेट पेपर आएगा? देखो मैडम, मुझे तो लग रहा है अभी नहीं होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा, क्योंकि अभी वकील है ना, अभी वो बेचारे बैठे हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी बैलेट पेपर से होगा। और सन 2001 मिनट बाद 2024 के बाद मुझे तो पूरी उम्मीद लग रही है कि इलेक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, होगा ही नहीं। अरे भाई साहब देख लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी एक मिनट मैडम, अभी एक राम मंदिर बनता गरमाया हुआ है और चलो थोड़ा खत्म भी हो गया। अभी ज्ञान बाबी की एक रिपोर्ट उजागर हो गई, क्यों जरूरी था कि ये अभी उजागर हो सकता है भाई इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। यार तो कोर्ट भी नहीं भी तो सब फैसले किए, तो कोर्ट यार इतने साल से क्या चुप बैठी थी कि सन 2014 में मंदिर बनना अच्छा लग रहा है, पर उसके लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक भावना के साथ दूसरी भावना। और मेरे ख्याल से मैंने आपसे ही कहा था मैडम, आपके ही चैनल पे कहा था कि सन 2024 से पहले है ना, भक्तों के भगवान भी बदलेंगे। अच्छा, अब राम होने लगी। अब एक जान बाबी का मस्जिद का मुद्दा आ गया, उसमें भी है ना
हल्ला तो होना ही है सन 2024 के अंदर, यही मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों पे अगर चुनाव होगा तो भाई बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। ठीक, क्या लगता है मुद्दों पे बात हो रही है कि नहीं भाजपा सरकार के समय? अरे मुद्दों की तो छोड़िए, विपक्ष को तो धराशायी कर दिया। विपक्ष जो भी था ना उसका वो पूरा ही ढांचा ही तोड़ के रख दिया। वही कह रहे हैं, एक सेकंड मोदी जी आ जाए तोड़ने पे तो कुछ छोड़ते नहीं है। 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, 370 धारा खत्म, 377 धारा खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म। और अब विपक्ष रह गया था बचा खुचा, कमजोर कर दिया उसको भी। अब ऐसा है बैसाखी पे आ गया वो। अब विपक्ष को सामने खड़ा होकर मजबूत, हम तो ख्वाहिश कर रहे थे बड़ा मजबूत विपक्ष मिलेगा इनको, बीजेपी को या इंडिया गठबंधन, लेकिन वो भी चला गया। अब राहुल जी वहां से छोड़ के यहाँ आ गए हैं अपनी यात्रा, क्योंकि उनको सीट शेयरिंग के लिए अखिलेश जी से मिलना था। तो ये जो है ना, राहुल गांधी के जितने भी आसपास इर्द गिर्द लोग हैं जयराम रमेश को लेके, ये लोग क्या है कि सब बिना बात के, मतलब इनकी जो राहें हैं ना मुश्किल करने वाले यही लोग हैं असली। क्योंकि ये लोग जो बयान देते हैं, वहाँ पे बयान दे रहे हैं वो क्या नाम है अखिलेश कमलनाथ, वहाँ पे बयान जो दे रहे हैं ममता दीदी को वो अधीर रंजन चौधरी। तो ये जो पार्टियां एक होने की बजाय इन्हीं के नेताओं ने उनको तोड़ दिया। ठीक, और विकास में क्या लगता है आपको? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे सरकार में जितना भारत का विकास हुआ है, जितना देश बदला है, उतना पहले के सरकार में नहीं हुआ था। देखो, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, क्या नाम है स्त्री सम्मान निधि योजना, गरीब योजना, गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, ठीक है। उसके बाद ये जीएसटी योजना, ये जितनी योजनाएं सारी निकाली हैं, इनको रफ्तार तो देनी है तो मोदी जी को आना पड़ेगा इनको रफ्तार देने, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर किसान सम्मान निधि योजना, योजनाएं 150 है। अरे भैया 150 है, कितना गिनवाऊं? मैं कह रहे 150 कौन बात करेगा? 150 किसान आंदोलन के मुद्दे पे कौन बात करेगा? स्विस बैंक की रिपोर्ट पे कौन बात करेगा? ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। रुपया डॉलर गिर रहा है उस पर कौन बात करेगा? मैं इसका भी ले ठीक है। मणिपुर के मुद्दे पे कौन बात करेगा? सुनिए, मणिपुर को ठीक है, सुनिए, कोई मुद्दा नहीं है ना, सुनिए ना, मैं क्या मुद्दे गिना आपके सामने? ठीक है, मुद्दे कितने गिनवा रहा हूँ ना, कितने गिनवा रहा हूँ? भी बोल दो, सुनिए, मैं बता तो रहा हूँ एक बार अडानी यार, तुम कमाल के 2014 के बाद, सुनिए, तुम्हारे को और याद दिलवा दो। 2014 के बाद अंडानी अंबानी कहाँ थे? आज कहाँ पे हैं? संपत्ति की जांच होनी चाहिए, पहली बात। सवाल मुझे नहीं पता कहाँ से कमाया, अच्छे पैसे से कमाया, लेकिन जांच होनी चाहिए, ठीक है। स्विस बैंक की रिपोर्ट नहीं आई ना अब तक, पहले काला धन आया, एक करके दे दूं। सुनिए, काला धन आया है, नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, क्योंकि आधे लीडर बीजेपी के, आधे कांग्रेस के हैं, दोनों ने सेटलमेंट करके खत्म कर। कह रहे हैं अडानी वाला मामला, 70% जो कारोबार है अडानी का, जितने कांग्रेस प्रदेश और राज्य है उन्हीं में है, समझ रहे हो, उन्हीं में है। आपको बता दूं, जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट कराई गई है इन्हीं की सरकारों में कराई गई है, राज्य सरकारों में मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 12,400 करोड़ का तेलंगाना में अभी नई सरकार बनी है, वहां जाके किया चाय पानी समोसे के साथ। तो जो योजनाएं उन्होंने जो अडानी कर रहे हैं, सबसे मोटा पैसा तो इन्हीं को आया है, इन्हीं के राज्यों में, और सबसे ज्यादा कर्जे में। ये बताइए, केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बोला है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब उसमें से अगर वो 4 ट्रिलियन एक आदमी को दे देंगे और बाकी 140 करोड़ लोगों को सिर्फ 1 ट्रिलियन देंगे, तो कैसा विकास? अब सुनिए, अडानी जो है, अडानी की जो बात चलती है, अडानी के कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, अडानी बिजली पावर, कोयला का, समझ रहे हो। उसके बाद उसके इतने ग्रुप है, 3 लाख लोग, एक मिनट भाई साहब बोल ले दो या तो बोल ही लो, 3 लाख लोग रोजगार चल रहा है, डायरेक्टली 3 लाखों को रोजगार दिया हुआ है। अब इतने में 3 लाख में कितने फैमिली में कितने मेंबर उनके घर चल रहे हैं? अडानी कोई देशद्रोही तो है नहीं, जो देशद्रोही है वो देश से भाग चुके हैं पैसा लेके। जो ये काला धन की बात कर रहे हैं वो चौकसी और दुनिया भर के लोग जा चुके हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं भी आप ही की बात कर रहा हूँ। तो अडानी को ये देशद्रोह साबित करने पे लगे हैं, बताओ ना कहाँ से देशद्रोही? अरे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो मूर्ख है जो ये बात करी है, देशद्रोही कौन कह रहे थे? देखो, बात आती संपत्ति के कंपैरिजन की, 1,27,500 करोड़ रुपए पूंजीपति हुआ माफ हुआ, मेरे पास आंकड़ा दिखा भी दूंगा, ठीक है। किसानों का मुद्दा, किसानों का 1 रुपए खर्चा माफ नहीं हुआ। 2014 का भाषण याद है मोदी जी का? सम्मान निधि से जुड़े हो आप? नहीं, सम्मान निधि का 4 डालूंगा मैं, 5,500 का कर्जा माफ, 1,250 रुपए का डीपी इकट्ठा था पिछले साल, 1,350 रुपए का हो गया। क्या करूँगा सम्मान निधि? सुनो मेरी बात और सुनो, रही बात किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं,
देखो हमारे को तो यूपी में हम भी, हमारे बाप दादा भी किसान ही रहे हैं। 2000 रुपए 2500 रुपए महीना आता। पहले तो गवर्नमेंट किसी तरह का हेल्प नहीं देती थी। यूरिया पोटास की फैक्ट्री आपके घर के आगे खुलवा दे, तब मानोगे? 27 बात कराऊंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो डीएपी की कीमत थी, उन्होंने एमआरपी क्या रखा था 499 और दे कितने में रहते हैं 450 में। और आज वही भारतीय जनता पार्टी, उसकी एमआरपी कितनी है 2400 रुपए, दे कितने रहे हैं 1150 1200 में। और बात ये कह रहे सम्मान निधि के नाते 2000 रुपए मिलता है हर तीसरे महीने पे। मैं 2000 रुपए ये किसके लिए दे रहे हो आप? 400 की जगह 1100 में डीएपी दे रहे हो। और उसके बाद उसी का अंदाजा लगाना, कम से कम 5 बोरी लगता होगा, जितने में 2000 दे रहे हैं 3 महीने में, और एक बार में ही लगता होगा। उसकी कीमत कहाँ ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, ये गणित लगा ले और पता चल जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा अडानी को देशद्रोही बता रहे सारे। कोई देशद्रोही नहीं, सुनिए, कोई देशद्रोही नहीं बता रहा। लेकिन हक और अधिकार की बात आएगी तो पहला हक और अधिकार प्रकृति संसाधन पे किसी का है तो देश की जनता का है, किसी व्यापार का नहीं है। और ये देश व्यापारियों के नाते नहीं चलेगा। ये देश लोगों का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे वोट की राजनीति से देश चलेगा। किसी की उद्योगपति का औकात नहीं कि वो देश चलाने की हिम्मत जताए। हमने जननेता को चुन के भेजा, जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा है, इसलिए भेजा है कि वो हमारी बात को सुने, हमारी बातों को काटने का काम नहीं करे, हमारा शोषण न करे।